गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट है, एनर्जेटिक है? अरे क्या बात है आपकी। आपकी मुझे आदत बहुत अच्छी लगती है कि आपको दूसरों की हंसते मुस्कुराते रहने की और हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव सी बातें करने की आदत बहुत अच्छी लगती है। यानी इस तरह के लोगों को अपनी जिंदगी में आइडेंटिफाई करना जो पॉजिटिविटी बिखेर रहे हों इर्द गिर्द, हंस रहे हों, मुस्कुरा रहे हों, उनसे जब आप बात करें आपको एक गुड फीलिंग होती है ना, गुड फीलिंग हो, अच्छी फीलिंग हो। जरूरी नहीं कि वो उन्होंने बैठ के आपको लतीफे ही सुना लें, लेकिन वो जो ही आपके घर में आ जाएं, आप उनके घर चले जाएं, रास्ता चलते नुक्कड़ पे गली के उनसे मुलाकात हो जाए, आप अच्छा सा महसूस करते हैं। ऐसे लोगों को जिंदगी में आइडेंटिफाई करना भी बहुत जरूरी है, इसलिए कि ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं, हमें पता नहीं होता और हम अपनी जिंदगी के उसी के जी लुट गए, बर्बाद हो गए, सब कुछ बुरा है, आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं तो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सका या कर ही नहीं सकी, और ये भी गलत है, वो भी गलत है, वो भी गलत है। ऐसे में कुदरत, नेचर आपके लिए जो ये अपॉर्चुनिटीज लेके आई होती है इन लोगों की सूरत में, उन अपॉर्चुनिटीज को हम मिस कर जाते हैं। अब हमारी टीवी की इंडस्ट्री ले लीजिए, पीटीवी ले लीजिए, पीटीवी होम ही ले लीजिए, एक ऐसी शख्सियत कि जो ही वो स्क्रीन पे आती है बस आपका जी करता है कि आप इनके साथ मिलके हंसने लग जाएं, इनके साथ मिलके कुछ मजे का फन करने लग जाएं, कुछ मजे की बात करने लग जाएं। और वही शख्सियत आज ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे हमारी मेहमान ठहरेंगी और हम उनसे जानेंगे कि सुंदस जमील हर वक्त हंसती हंसती ब्रंच एट होम में हर सैटरडे और संडे को एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देती हैं कुछ मेहमानों के साथ कि हमारा जी करता है कि अरे बस अब जिंदगी के सारे झमेले भूलकर हम इस गुड फील शो के अंदर उतर जाएं। और ये गुड फील पर्सनैलिटी सुंदस आज हमारे साथ है। इनसे हम कुछ इनकी इस हंसती मुस्कुराती हर वक्त फुल ऑफ लाइफ पर्सनैलिटी के बारे में भी जानेंगे। और आपने क्या करना है कि आपने भी अपने इर्द गिर्द कोई सुंदस की नुमा और किस्म की शख्सियत हो, उसको आइडेंटिफाई करना है, वो देखना है, चाहे वो आपका हमसाया है, चाहे आपका कोई वर्क कॉलीग है, आपके दफ्तर में काम करता है, आपका बॉस है, आपका एम्प्लॉय है, आपका रिश्तेदार है, आपके घर का कोई फर्द है। हमने आपस में भी कम्युनिकेट करना इतना कम कर दिया है कि हमारे घर में साथ कोई, अगर हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं और कोई चचा मुमानी कोई ऐसी शख्सियत का हमें, हम उनसे बात ही नहीं करते। दफ्तर आए से आए, बक्सा रखा, खाना खाया, उस एक रूटीन के अंदर टॉक टू पीपल, लोगों से बात करें, उन्हें जाने और देखें कि वो किस कदर पॉजिटिविटी शायद आपके लिए बैठे हों। सो ये है आज की टिप। मुलाकात होगी आपकी सुंदस से और हमारी भी, और कुछ गपशप उनके साथ होगी। एंड ऑफ कोर्स हाउ कैन वी फॉरगेट कि आज हमारे साथ मौजूद हैं ताबीर, आज हमारे साथ मौजूद हैं रायद, आज हमारे साथ मौजूद हैं अरहम, और हमारे साथ मौजूद हैं अच्छी खाला। आज सोने के पिंजरे में कैद हुई बुलबुल की बात करेंगे। मजेदार कहानी है सोने के पिंजरे में कैद हुई बुलबुल की, जो हमें अच्छी खाला सुनाएंगे। तो सब बच्चे बड़े तैयार हो जाए, आज खाला का सेगमेंट है। एंड ऑफ कोर्स आज माहम जो हमारे कोर्ट कचहरियों की एक्सपर्ट हैं, एक लीडिंग हाई कोर्ट की लॉयर हैं, और वो हमें टिप्स देती हैं बेसिक कवानीन के हवाले से। आज बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट माहम तैयार करके लाई हैं, और वो है निकाह नामे के हवाले से। कि निकाह नामा जिसको कहा जाता है कि 70% दुल्हा और दुल्हने बगैर पढ़े, बगैर सोचे समझे साइन कर देते हैं। आज माहम से हम कुछ जानेंगे कि इसकी कानूनी इम्प्लिकेशंस क्या हैं, और निकाह नामे की चीज़ों को, उसके नुकात को पढ़ के समझ के इस जिंदगी के बॉन्ड में उतरना कितना ज़रूरी है। सो ये सब है आज के ब्रेकफास्ट एट होम में हमारे पास आपके लिए। बढ़ते हैं ट्रेनर तहमीना और ट्रेनर काशिफ की जानिब। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम तौफीक भाई, कैसे हैं आप दोनों? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा भी, जिस पॉजिटिविटी और हंसी और फुल ऑफ लाइफ शख्सियत की हम बात करें, ऐसे लोग बनने के लिए जिमिंग बहुत सुना है कि बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके अंदर ऐसे हार्मोन्स जनरेट करती है और क्रिएट करती है जिससे आप गुड फील करते हैं। बिल्कुल ऐसे पॉजिटिविटी का एक ऑरा जनरेट हो जाता है आपकी पर्सनैलिटी के अराउंड, क्योंकि आप एक रूटीन को जब फॉलो करते हैं और एक ज़िंदगी का मामूल बन जाता है आपका कि आपने इस वक्त जिम जाना है, तो फिर बाकी चीज़ों को भी आप जब एक ट्रैक पे लेके आते हैं तो ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिविटी जनरेट होती है, और फिर आपका हार्मोन जो आपको हेल्प करता है। इसके साथ साथ आज का जो हमारा वर्कआउट है दोस्तों, वो है आर्म्स वार।
ठीक है। आर्म्स वॉर, जी, बाजुओं की जंग, आज लड़ाई होगी। आज लड़ाई होगी तहमीन और काशिफ की, जी, और एक्चुअल। बिल्कुल। और ख़वातीन तो ख़वातीन जो हजरात हैं उनके लिए गुरु तहमीना बताएंगे किस तरह से आपने डोले बड़े करने, तो गौर से देखिए, हमें फॉलो कीजिए। और तहमीना, ये सबसे ज्यादा हमें फरमाइश आती है ब्रेकफास्ट के फेसबुक पेज पे कि जी हम ये जरा जो डोले शोले कुछ जी। मसल टसल ट्रेनर काशिफ की तरह कैसे बना सकते हैं, आज ट्रेनर तहमीना आपको बताएंगे। और ट्रेनर तहमीना कितना स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं। और ट्रेनर तहमीना कितना स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते अच्छा जी, मेन एंड वेमेन जो भी मर्द और खवातीन हजरात हैं वो वर्कआउट करेंगे। इसमें आपके आर्म्स भी हैं जी। और आपकी चेस्ट भी इन्वॉल्व है। हम आपको चंद एक एक्सरसाइजेस बताएंगे। जी। अच्छा, वार्म अप प्लीज कर लीजिएगा। और मैं आज वैसे कहना, मुझे भी थोड़ा फ्लू और गला खराब है, तो प्लीज़ वेदर बहुत चेंज हो गया, तो जैसे जिमिंग करने वाले लोगों को स्पेशली थोड़ा एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो वार्म अप होते हैं, उसके फ़ौरन बाद ना हम इसी तरह डोले जब बना के आप निकलेंगे ना, ये तो वो ऐसे नहीं चले जाना। मेक वेयर समथिंग, ठीक है, सर्द गर्म होने सर्द गर्म होने का कवर बड़ा करके रखे। और एक अच्छा और चीज आप शुरू करें, मैं जी, साथ जी। साथ बताऊंगा। जिम में जो पंखे लगे हुए होते हैं, आपने वर्जिश के दौरान फौरन से पसीना आया होता है, हाँ। तो आपने अच्छा, पंखे के हम आगे chest press फौरन नहीं जाना है, क्योंकि आपका बॉडी टेम्परेचर शिफ्ट होता है। मैंने अक्सर देखा है, आजकल मैं देख रहा हूँ, मैं लोगों को मना कर रहा हूँ, दोस्तों को मना कर रहा हूँ, ऐसा मत करें। आपकी बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है, पसीना आया होता है आपको, और आपको ब्लड प्रेशर का मसला लेटर ऑन डाउन द रोड हो सकता है, तो आपने केयर करनी है, ठीक है। क्योंकि टेक्निकली जो पंखे वगैरह या एसीज होते हैं, एसी का टेम्परेचर तो सेट किया जाता है अकॉर्डिंगली, लेकिन जो पंखे हैं उनको कॉर्नर पे रखा जाता है, जिससे आपकी जो सफोकेशन है जिम की, या जितना भी माहौल में जो तपिश जो है, हीट जो है, उसको एग्जॉस्ट के जरिए निकाला जाए। अच्छा, मूव काशिफ, ऑन टू द वर्कआउट। जी, पहली जो एक्सरसाइज आपने देखा होगा, आप कहेंगे कि बेंट ओवर रो तो ये ऐसे करती है, आज जी। इसको क्या हो गया कि हाथ आगे हो गया। अच्छा, एक्चुअली आई एम डूइंग चेस्ट प्रेस, यस, ठीक है। तो चेस्ट प्रेस के लिए कि आप बिल्कुल चेस्ट के सामने अपने वेट्स लाएंगे, अब ये सामने पोजीशन में पहले मैंने इकट्ठा किया है, ये तो फॉर एग्जांपल आपने 4 रेपिटेशंस किए स्लो मोशन में, बहुत फास्ट नहीं करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यू इंगेज वन साइड, आप इसको इंगेज करके देन यू डू 4 repetitions on one side, and this is very difficult। अच्छा, क्योंकि उसको आपने स्टैटिक एक जगह पे रखना जी, है, और specially- बज़ाहिर वो एक जगह पे रुका हुआ है बाजू, हाँ। लेकिन असल में वो बहुत ज्यादा काम कर रहा एक्चुअली है। हुआ Tension क्या, में है। बिल्कुल, क्योंकि पहले जब 4 रेपिटेशंस हमने की, उसमें ये हुआ कि ऑलरेडी फिटीग मसल को हमने दे दी। जी। जब बर्न हुआ तो वहां पे हमने आकर उसको एंगेज कर दी, तो ब्लड फ्लो आपका यहीं पे स्टैटिक है, रुका हुआ है, और यहाँ पे आपको फिटीग और दर्द महसूस होगा। जबकि दूसरी जानिब मूवमेंट जारी है, तो ब्लड फ्लो एक यहाँ रुका हुआ है और यहाँ पे इस पट्टे पे ट्रेनिंग चल रही है, तो जी। साथ ही स्विच करेंगे तो बड़ी इंटेंस वर्कआउट होने जा रहा है अच्छा आपका जी, आज का। अगली कि जैसे लेकिन आप ये वाली चीज एक दफा जरा दोबारा हमें से। फ्लो जी, के जी। अंदर काशिफ करके जी। दिखा दीजिए कि जब हम कर रहे होंगे तो One, फुल स्पीड के साथ ही होगा कैसे। बिल्कुल। 1 2 Two. कॉन्ट्रैक्शन, इसमें तेज इतना नहीं जाना, 3 4 यहाँ रख के, एंड देन जी, 1 फिर 4 पे वो वहां रुक गया, 2 और 1 2 3 3 और फिर and दूसरी four. साइड। फिर होल्ड किया, 1। 1 देखिए, मैं two, बैक three. को रोटेट नहीं कर रहा हूँ, मैं यूं नहीं कर रहा हूँ, मेरी लॉक है पैरेलल टू द ग्राउंड, यहाँ लॉक करके और कॉन्ट्रैक्शन करना है, एल्बो को रिब केज के करीब करना है, यानी कि अपनी पसलियों के करीब करना है, ताकि कॉन्ट्रैक्शन बने आपका, ठीक है। परफेक्ट। चलें जी। अच्छा जी, अगली जो एक्सरसाइज है आर्म्स की उसी तरीके से है, Yes. जैसे आप बाइसेप कर्ल करते हैं ये, ठीक है। अब Hammer. आपने अगेन Hammer आपने करते हैं। हैमर कर्ल किया, ठीक है, आपने इसको 4 टाइम्स करना है। One. फॉर एग्जांपल हेयर, आप अगेन Two. आपने एंगेज किया एंड यू डू 3 जी, ये 4 4 जी, एंड देन बिल्कुल। 1 अब उसको वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट Two. करके रखना है, और उसके Three. बाद आप अगली साइड पे चले गए। अब वो स्टैटिक हो गया और दूसरी One. side। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये जो Two. रेपिटेशंस है, वो जो टेंशन आपने मेंटेन करके रखनी है, वेट आप देख लीजिएगा, Four. ठीक है, कि कितना आप वेट लिफ्ट कर सकते हैं। बहुत इजी भी नहीं और बहुत हैवी भी नहीं। तो फिर जैसे ये रेपिटेशंस का आप लोगों को होगा कि रेपिटेशंस कैसे काउंट करें, क्योंकि अब ये 4-4 हो रहा है, तो आपने करना क्या कि जैसे आम रूटीन में आप 12 से 15 रेपिटेशंस करते हैं टू गेन स्ट्रेंथ, लेकिन इसमें आप 20 रेपिटेशंस तक चले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि थोड़ी सी टेक्निक डिफरेंट है इस वर्कआउट जी। की। लेकिन आज तक हमने जितने भी आपको एक्सरसाइजेस बताई हैं, वर्जिश की हरकत बताई हैं, उसमें सबसे ज्यादा फिटीग आज आपको होने जा रही है, आपके मसल टिश्यूज ज्यादा बिल्कुल। डैमेज होंगे, क्योंकि इंटेंस वर्कआउट। बिल्कुल, और हम हमारा सेगमेंट भी अपने ख्ताम को पहुंच रहे हैं, इसलिए अगली एक्सरसाइज जी, जी। इसकी जरा बता दें जल्दी जी, से। अच्छा जी, जैसे क्लोज ग्रिप आप पुशअप करते हैं ये, उसके बाद आप वाइड गए ये। अभी काफी सारे लोग सोचेंगे कि वेट रखने का क्या मकसद है, वैसे भी कर सकती है, लेकिन इसका ये होता है कि आपको थोड़ा सा आइडिया, जैसे बाउंड्री लाइन है कि जब आप क्लोज ग्रिप में करते हैं तो यूर एक्चुअली ट्रेनिंग योर ट्राइसेप्स, यानी फोकस ट्राइसेप्स पे होता है। जब आप वाइड करते हैं तो यूर एक्चुअली फोकस ऑन योर तो दोस्तों, हमने स्टार्ट जैसे कि चेस्ट से किया था, फिर आर्म पे मूव किया, तो एक बेसिकली हम प्राइमरी सेकेंडरी मसल को कंबाइन करके ट्रेन कर रहे हैं, तो क्लोज कर रही हैं तो ट्राइसेप कर रही हैं, वाइड कर रही हैं तो चेस्ट को ट्रेन Chest कर को रही हैं। लेकिन अगेन जब मैं वाइड जाता हूँ और मैं यूं करता हूँ
तो देखिए मेरा टारगेट एरिया जो ट्राइसेप भी हो रहा है। प्राइमरी मसल चेस्ट, सेकेंडरी मसल ट्राइसेप। यहाँ पे प्राइमरी मसल मेरा ट्राइसेप, सेकेंडरी मसल मेरा पेक्टोरल मेजर चेस्ट। लेकिन ये जो अभी आपने एक्सरसाइज सीखी है ट्रेनर तहमीना और ट्रेनर काशिफ से, इसमें एक एहतियात ये करनी है कि डंबल्स को जब एज अ प्रॉप आप यूज़ कर रहे हैं तो एहतियात जिम इंजरी की बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि आपका हल्का सा हाथ लुढ़क गया उस डंबल से तो आपके चेहरे को चोट लगने का अंदेशा है। तो ये तमाम एक्सरसाइजेस में एक डिस्क्लेमर कि आपने सांस ज़्यादा लेना है, पानी ज़्यादा पीना है और एहतियात करनी है कि कोई जिम इंजरी ना हो जाए। बिल्कुल, आइडिया ये है कि इनको रखने का मकसद ये है कि जब आपकी क्लोज ग्रिप, हमने ट्राइसेप ट्रेन करना है तो आपको, जब आप नए हैं तो फॉर्म प्रॉपर कर रहे हैं अपनी, तो ट्राइसेप के लिए आपकी ग्रिप प्लेसमेंट एक एक्यूरेट हो जाएगी, एक्यूरेसी आ जाएगी। जब आप इधर आएंगे वाइड होंगे तो चेस्ट। ग्रेट। ट्रेनर तहमीना, ट्रेनर काशिफ, थैंक यू वेरी मच, very बहुत much. बहुत शुक्रिया। आज हमने जरा जल्दी शो को लेकर चलना है क्योंकि आज हमारी कमर्शियल ब्रेक्स बहुत ज्यादा है। हैव अ ग्रेट वीकेंड अहेड। हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अच्छी खाला कहानी सुनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सब बच्चे बड़े इकट्ठे हो जाएं, आजो जी आजो, कहानी शुरू होने लगी है इस छोटे से ब्रेक के बाद। आजा जी आजे, ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे अच्छी खाला की कहानी शुरू होने लगी है। आदाब आदाब, जीते रहे। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक। अच्छी खाला, आप कैसी हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमेशा की तरह हंसती मुस्कुराती। हाँ, जिंदगी यही कि हंसते रहे। जिंदगी यही कि हंसते रहे। आज बड़ी रौनक है जी। हमारे साथ कौन कौन है, अपने नाम बताएं। मेरा नाम अरहम है। अरहम, नीरव, मीरब, ताबीन, ताबीन, मेरा नाम रायद है। रायद। लो जी, आज सब अच्छी खाला की कहानी सुनने आए हैं। और कहानी किसकी है जी आज? जनाब आज जो है एक छोटी सी बुलबुल और एक बादशाह की कहानी है। ओके। अच्छा बच्चों, आप लोगों को परिंदे अच्छे लगते? परिंदे अच्छे लगते हैं। अच्छा, इन परिंदों के बारे में एक और बात है कि आप उनको रख के अपने पास रखना चाहते हैं पिंजरे में परिंदों को। आज इस कहानी में कुछ ऐसा सबक है। ओके, कि हाँ जी, तो बहुत अरसा पहले की बात है कि चीन में एक बादशाह था। अच्छा। जिसे बाग बनाने और इमारतें सजाने का शौक था। तो उसका अपना महल भी जो था बहुत कीमती पत्थरों का बना हुआ था। ओके। और उसके साथ उसका बाग जो था वो इतना बड़ा था, इतना बड़ा, मैं वसी और अरीज नहीं कर रही कि बच्चे समझेंगे नहीं। नहीं बच्चे बिल्कुल समझेंगे। वसी और अरीज बाग था, बहुत लंबा चौड़ा। हाँ, बिल्कुल। और उसमें रंग बिरंगे फूल थे और बड़े बड़े दरख्त थे और सब कुछ था। वो इतना बड़ा था कि महल के जो लोग थे उन्हें भी पता नहीं था कि कहाँ से कहाँ तक है उसकी हद। तो जनाब वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के मुल्कों से सयाह आते थे। सयाह का आपको पता है ना कि जो लोग मतलब? क्या टूरिस्ट, बिल्कुल, सैर करने के लिए लोग आते थे, उन्हें दूसरे सैर मुल्कों से करने के लिए आते थे। और वो जहाँ बादशाह का महल खूबसूरत देखते थे वहाँ वो बाग की भी तारीफ करते थे और कुछ लोग जाके फिर उसके बारे में लिखते थे, किताबें लिखते थे। बिल्कुल ठीक। और वो लोग जो हैं वो जहाँ बादशाह के महल की, बाग की तारीफ करते थे, वहाँ वो कहते थे कि वहाँ जो है चीन में एक ऐसा खूबसूरत परिंदा है छोटा सा जिसकी आवाज बहुत खूबसूरत है। और वो जब गाता है तो लोग जो हैं उन पे जादू तारी हो जाता है, मशहूर हो जाते हैं। शहर है ना, शहर के अंदर आ जाते हैं, मशहूर हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। तो जनाब वो जो थे, वो जब बादशाह ने वो किताबें पढ़ी तो बहुत खुश तो हुआ कि उसके महल की तारीफ थी, बाग की तारीफ थी, लेकिन वो कहने लगा ये परिंदा मैंने कभी नहीं देखा अपने ही बाग में। अपने बाग में बादशाह कभी फिरा ही नहीं होगा, जाहिर है इतना बड़ा बाग था, तो मैंने ये परिंदा कभी नहीं देखा। और उसने फौरन हुक्म दिया कि दरबारी और वजीर जो है उस परिंदे को तलाश करें। चुनाचे जनाब सब लोग उसे ढूंढने लगे, लेकिन बाग इतना बड़ा था
जो उन्हें कहीं नजर ना आ। बुलबुल ना मिली उन्हें। बुलबुल नहीं मिली। और उनने स्याहों ने ये भी लिखा किताबों में कि उस छोटे से परिंदे को बुलबुल कहते। ठीक। ये भी लिखा। तो बादशाह ने कहा कि जी बुलबुल को जल्दी तलाश किया जाए। ओहो। अब जनाब इसी तरह वो तलाश करते करते एक वजीर जो था वो एक जगह पहुंचा, लोगों से पूछते पाछते, एक गरीब सी लड़की थी। उसने कहा मुझे मालूम है कि बुलबुल कहाँ रहती। ओके। तो वो उसे उस दरख्त के पास ले गई जो बाग के बिल्कुल आखिरी किनारे पे था, और वहां पे वो बुलबुल रहती थी बाग के उस दरख्त में, और वहां वो बड़ी खूबसूरत आवाज में चहचहा रही थी। अब वो मैं गाना तो उसे नहीं कहती, परिंदे की चहचहाहट होती है जिसे उस गाना कहते हैं। अच्छा, उन्होंने जनाब वजीर ने उस बुलबुल से कहा कि बुलबुल हमारे बादशाह सलामत तुम्हारा गाना सुनना चाहते हैं, तो तुम चलो और हम तुम्हें बहुत सा इनाम देंगे, तुम चलो। बुलबुल कहने लगी कि मेरा गाना जो है वो सरसब्ज दरख्तों में ही खूबसूरत लगता है। उन्होंने कहा नहीं, बादशाह सलामत का इसरार है कि आप दरबार में आए। अच्छा। चुनाचे बुलबुल राजी हो गई और वो उनके साथ दरबार में चली गई। वहां जब जाके उसने गाना गाया तो बादशाह बहुत खुश हुआ, और जनाब वो, लेकिन उसने ये काम किया कि एक सोने का पिंजरा बनवाया और बुलबुल को कैद कर लिया। लो जी। कि ये वापस ना जाए ये तो जंगल सीन में। बैड हो गया। हाँ जी, वो कैद हो गई बुलबुल, और उसने हुक्म दिया कि दिन में सिर्फ 2 बार ये बाहर निकला करेगी। अच्छा। और इसके पंजे के साथ रस्सी एक बंधी होगी जो के मुहाफिजों ने पकड़ी होगी, ओए होए। और वो उड़ेगी, और ये मतलब ये था कि उड़ के चली ना जाए इसलिए, और फिर वापस पिंजरे में। अच्छा। अब बुलबुल उदास हुई और उसका वो गाने में वो खूबसूरती ना रही, अरे वो उसकी गुनगुनाहट चहचहाहट जो थी वो ना थी जो कि वो आजादी में गाती थी। अपने अपने जंगल में, अपने ऊपर, दरख्त, जंगल में, अपने दरख्तों में जो उसने बाग कहा में, था। बिल्कुल। तो जनाब वो अब बादशाह जो था 1 साल हो गया, वो सुन रहा था कि इस अरसे में किसी और मुल्क से किसी और बादशाह ने उसके लिए एक तोहफा भेजा, सोने की बनी हुई बुलबुल। अच्छा। हाँ, और उस पे नीलम और याकूत जो थे, एमरल्ड और ये सारे मोती कीमती जो थे जड़े हुए थे। और जैसे ही बादशाह ने उसे हाथ में पकड़ा, उसने असली बुलबुल की तरह चहचहाना शुरू कर दिया। वाह। अब जनाब बादशाह कहने लगा मुझे असली बुलबुल की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब उसके गाने में वो खूबसूरती भी नहीं है। हाँ। ये मुझे मिल गई है। उसने कहा इसे छोड़ दो। वो पिंजरे से निकल गई। वेरी गुड। इस बुलबुल के लिए पिंजरा भी नहीं चाहिए, उड़ तो सकती नहीं। बेड साइड बुलबुल। बिल्कुल। अब जनाब 1 साल तक तो ठीक ठाक वो बुलबुल रही। उसके बाद जनाब किसी बादशाह के दरबारी से या मुलाजम से वो बुलबुल हाथ से छूट के गिरी और टूट गई। जो वो सोने वाली और याकूत बुलबुल वाली थी, वो उसके ओहो। पर टूट गए, और जो उसमें जो भी मशीनरी लगाई गई थी, हाँ। जो वो टूट गई, वो भी खत्म हो गई। वो गाना खत्म। अब जनाब बादशाह को असल बुलबुल की कदर आई, कुदरती जो थी, और वो बीमार पड़ गया। बुलबुल तो मिलने से रही। अब वो बीमार हुआ तो फिर दरबारी दौड़े कि हम भागें और उस बुलबुल को तलाश करें। जब उसके पास पहुंचे और उसे बताया कि बादशाह बीमार है और वो तुम्हारा गाना सुने बगैर ठीक नहीं होगा, तो बुलबुल उनके साथ आने पर रजामंद हो गई। ओके। और जनाब वो बुलबुल आई, उसने गाना जो ही गाया बादशाह उठ खड़ा हुआ, ठीक हो गया। बुलबुल ने कहा बादशाह सलामत, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं महल में नहीं रह सकती, मैं खुली फिजाओं में रहने की आदी हूँ। हाँ, मैं रोज आपको गाना सुनाने आ जाया करूंगी। वाह जी वाह। ठीक है जी। अब बादशाह इस बात पर राजी हो गया। अब ये कहानी जो है ना, जैसे यहाँ आची खाला आपको सुना रही हैं, एक बच्चा आमर था, उसकी दादी उसको सुना रही थी। अच्छा। हाँ जी। उस आमर ने दादी से कहा कि दादी अम्मा, मेरे दोस्त है, उसने भी एक तोता पाला हुआ है जो पिंजरे में है। अच्छा। और वो बोलता नहीं है। हाँ। दादी अम्मा कहने लगी कि बेटे,
जो परिंदे होते हैं उन्हें चाहे सोने के पिंजरे में रखा जाए, कितना अच्छा खाने को दिया जाए, वो आज़ादी नहीं भूलते। जिस तरह इंसान को आज़ाद रहने का हक है, इसी तरह परिंदों को भी आज़ाद रहने का वाह हक जी है, वाह। उन्हें कैद नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बच्चों, सही। तो ये नसीहत है कि आपको भी अगर कोई पिंजरा पसंद है ना, परिंदा पसंद है, तो उसे पिंजरे में कैद मत कीजिए। और अगर पिंजरा पसंद है हाँ, तो उसको वैसे उसको लटका लें। लटका और पिंजरे को हम कैसे डेकोरेट कर सकते हैं अरम? फ्लावर्स लगा के। और पिंजरे को कैसे डेकोरेट कर सकते हैं? उसमें रिबन्स के साथ, फ्लावर्स के साथ, और आर्टिफिशियल परिंदे बना के आर्टिफिशियल परिंदे बना के वो रख सकते लटका ले अपने शौक के लिए, लेकिन असली परिंदे कैद में नहीं रह सकते। हैं। एग्जैक्टली भाई, बड़े मजे की कहानी थी। सोने की जो बुलबुल थी ना, उसकी एंट्री ने सब कुछ काम ठीक सब किया। काम ठीक किया। एग्जैक्टली। अच्छी खाला, थैंक यू वेरी मच। बच्चों, कहानी कैसी थी? तालियां बजाएं जरा कहानी के लिए, है ना, और अच्छी खाला के लिए। वेरी गुड। आज कहानी को मैंने बहुत मुख्तसर आज कहानी बहुत मुख्तसर थी क्योंकि आज हमारे ब्रेक्स बहुत ज्यादा हैं। अच्छी खाला, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा मजा आता है, हमेशा आपकी कहानियां बड़ी सबक आमोज होती हैं। और मजे की बात है कि हमें फीडबैक जो मिल रहा है शो का और इस सेगमेंट का फेसबुक पे, उसमें ये पता चलता है कि फिर ये कहानियां जो एक्चुअल खालाएं फुफ्फियां हैं वो बैठ के बच्चों को अब घरों में सुनाने लग गई हैं। अच्छा, ये बड़ी तो और जबरदस्त भी बात है। और अच्छी ये हम बात चाहते है। थे कि स्टोरी टेलिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारे कल्चर का हिस्सा है, हमारी सकाफत का हिस्सा है, कि नानी दादी खालाएं फुफ्फू बैठ के बच्चों को कहानियां सुनाती थी, उसको दोबारा से रिवाइव किया जाए। और हमें बड़ी खुशी है कि आप भी अपने बच्चों को अब कहानियां सुनाते हैं अच्छी खाला से सुन के। हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बिल्कुल तैयार हैं। और आज का टॉपिक है निकाहनामा, उससे जुड़ी हुई लीगैलिटीज, कवानीन, खास तौर पे जो दुल्हन, जो लड़की जिसकी शादी हो रही थी, उसके क्या राइट्स हैं, इस हवाले से हम हमें गाइड करेंगी। रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं। Breakfast at home. Breakfast at home. हमारा शो ब्रेकफास्ट एट होम, और इसमें ये जो वो तो पीला सोफा है ना जिसमें हमारा मेन मेहमान बैठते हैं, पीली कुर्सियों वाला जो सेगमेंट है, ये रोजाना डिफरेंट इसमें एक्सपर्ट्स आते हैं। और ये बहुत पॉपुलर है इसलिए कि इसमें आप लोगों को हम चाहते हैं कि चाहे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है, चाहे एंटरटेनमेंट है, चाहे लाइफस्टाइल है, या चाहे कोर्ट कचहरियों से जुड़े बेसिक कवानीन के हवाले से इंफॉर्मेशन है, वो हम आपको दें। और महम जमाल जो कि पाकिस्तान में हाई कोर्ट की क्लियरिंग लॉयर हैं, बाहर से इन्होंने पढ़ रखा है, और ख़ास तौर पे ख़वातीन से रिलेटेड जो कवानीन हैं उनके बारे में बात करती हैं। और आपके सवाल भी हमें आते हैं, उसके जवाब भी हम पर्सनली इनबॉक्स करके आपको जवाब देते हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम महम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक महम। आज का टॉपिक बड़ा ही दिलचस्प है, निकाहनामा। निकाहनामा। डन डन डन। हर एक को पता होना चाहिए, है ना कि ये क्या है। आपको पता है? आपको मैंने निकाहनामा पूरा तफसील से पढ़ा, एक एक उसका जुज़ मुझे मालूम है, एक एक उसका पॉइंट, एक एक उसका कानूनी इम्प्लीकेशन, ईच एंड एवरीथिंग आई नो। हाँ वाकई, तभी तो मैंने शादी नहीं की। बिल्कुल सही बात है, तभी मैंने भी अच्छी तरह मैं जानती हूँ, इसलिए मैंने भी नहीं की। तो इसके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ा ना जाए निकाह। पढ़ा ना जाए, बिल्कुल। इसीलिए अगली चीज़ पे आती हूँ जी। कि निकाहनामा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसकी कुल 25 शिक होती हैं। ओके। और निकाहनामा को ऐसे ना लें कि कोई रिलीजियस सेरेमनी है तो हमने नहीं पढ़ना, या शरई जो भी है। आपका इस्लाम कहता है इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट जब भी साइन करने से पहले, किसी भी चीज़ का हमने कॉन्ट्रैक्ट किया तो हम उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करती हूँ कि इसकी कुल 25 शिक में से पहली 5 शिक जो होती हैं उसमें लड़की का एड्रेस, लड़के का एड्रेस, नाम, पता, ये सारा कुछ होता है। छठी जो 6 सेक्शन है, 6 क्लॉज है, वो आपको एज के बारे में पूछता है। अच्छा। जो कि 18 साल से नीचे का लीगली वैलिड नहीं है। अगर आपकी एज 18 साल से नीचे हो, ये पाकिस्तान का कानून कहता है। ओके। तो आपकी एज जो है, लड़का और लड़की दोनों की एज 18 साल की होनी चाहिए।
ओके उसके बाद अगला सेक्शंस जो इम्पोर्टेंट हैं वो आपका हक महर का सेक्शन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जो हक महर लिखवा रहे हो वो किस उसमें लिखवा रहे हो, आप गोल्ड की सूरत में अता कर रहे हो या किसी और सूरत में दे रहे हो, तो ये आपको पता होना, ये राइट आपका। जनरली आप लड़के की हैसियत के मुताबिक हक महर लिखवा सकते हैं, उससे अच्छा। ज़्यादा नहीं। और ये नहीं है कि कोई मिनिमम क्राइटेरिया, शरई हक ये है कि जो लड़का दे सकता है वो उसने देना है, ठीक तो है इसमें कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है, बट जो उसकी हैसियत के मुताबिक वो जो दे सकता है। हक महर का जो आइडिया पीछे है वो ये है कि आपकी जो अगर इन केस मैरिज डिसॉल्व हो जाती है या हस्बैंड की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है तो उसमें वो उसका सपोर्ट बने हक महर। तो ये आइडियोलॉजी हक महर की वो एज आपने लीगल राइट एज ए लीगल उसको आपने देना होता है औरत को। ठीक है इसके अलावा आपकी जो एक और बहुत इम्पॉर्टेंट शिक है वो आपकी 20वीं शिक है, जिसमें वो कहते हैं कि मेंटेनेंस का राइट आपका अच्छा आपका आपने निकाह नामा में आपके ये दिया होता है कि आप मंथली बेसिस पे कितना फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस लेगी, औरत लेगी, तो ये मर्द उसको कितना देने के लिए लायबल है। ओके और ये ऑप्शनल शिक होती है या ये ऑप्शनल आप डाल सकते डाल हैं, सकते लेकिन हैं? यूजली लोग डालते नहीं हैं कि अच्छा मेंटेनेंस जो भी है अपने तौर पे कर लेंगे। उसके बाद एक और बहुत इम्पॉर्टेंट शिक जो आपको देखनी होती है वो 18 शिक नंबर है, जिसमें औरत को तलाक का राइट दिया जाता है। ओके शरई तौर पे मर्द के पास ये अथॉरिटी है तलाक देने की, लेकिन वो इस शिक के अकॉर्डिंगली अपना राइट डेलीगेट कर सकता है तलाक का। अब इसके पीछे अगर आप अपना राइट डेलीगेट कर देते हैं तलाक का, डेलीगेट से क्या मुराद? अपना राइट दे देते दे हैं, आगे देते हैं। आपके पास भी अथॉरिटी ऑथराइज कर देते हैं कि आप भी मुझे तलाक दे सकती हैं। अब इसमें ये औरतों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ये तलाक का राइट नहीं रखवाते, यूजली तौर पर आपके लड़की के साइन करने से पहले इसको क्रॉस आउट कर दिया जाता है, लेकिन अगर आप ये राइट नहीं रखवाते तो फिर इन केस आपकी मैरिज डिसॉल्व होती है तो आपके पास सिर्फ खुला का हक है। खुला में आप हक महर छोड़ना पड़ता है आपको। और अगर उसको क्रॉस आउट ना करें तो औरत के पास भी तलाक का हक औरत उतना के ही पास- है जितना मर्द के पास। जी बिल्कुल, और वो डीड के तौर पे आपके यूनियन काउंसिल में जमा करा सकती है कि मैं इसको तलाक कर रही हूँ, तो इसमें इस सूरत में वो अपना हक महर नहीं छोड़ती। और कितनी इंपॉर्टेंट शिक है। और मेरा ख्याल है कि ऐसे मौके पे ना, अब शादी का मौका होता है, खुशियों का मौका होता है, इस तरह की क्लॉजेस के बारे में बात करें, वो कहते हैं ओहो अच्छी अच्छी बात करें, ये क्या आप इस तरह की बात कर रहे बिल्कुल। हैं, खुशी का मौका है, खुदा न खास्ता हमारी बच्ची ने तलाक देनी है या देनी या है, देनी तो है। खुदा न खास्ता ऐसी बात ना करें। बिल्कुल लेकिन तजुर्बे ने साबित किया है और हमारा दीन भी इस बात की इजाजत देता है कि वही आपने वाली बात की, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है, बिल्कुल तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हर चीज पहले से उस पर बात होनी चाहिए। कम से कम दूल्हा और दुल्हन को, लड़के और लड़की को उसका इल्म जरूर होना चाहिए। बिल्कुल। और इस्लाम खुद कहता है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, दो लोग आपस में सिविल पार्टनर्स बनने जा रहे हैं, तो इसको जितनी चीज़ है उसको अंदर लिखवाई जाए। तो ये एक तलाक का डीड बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कि इसके लिए आप फिर रिकमेंड क्या करती हैं कि जिस दिन निकाह है, जी आप क्या रिकमेंड करती हैं कि उससे एक हफ्ता पहले या 3 दिन पहले लड़का और लड़की का ये राइट है कि वो निकाहनामे को पढ़ें और बैठ के डिस्कस करें कि क्या तुम मुझे दे रहे। फॉर एग्जांपल अगर मेंटेनेंस देनी है तो क्या आप मुझे मेंटेनेंस देंगे। हक महर पे कई बार इतनी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो हक महर आप डिस्कस कर लें कि क्या आप दे सकते हैं। कभी कभार लड़की वाले इतना ज़्यादा लिखवा देते हैं कि जो मर्द की हैसियत के मुताबिक नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से सजेस्ट करूँगी कि एक हफ़्ता पहले या जब भी आपको टाइम मिले कि आप बैठ के उस पर डिस्कशन कर लें। इवन बेशक फैमिलीज डिस्कस कर लें। बेसिक तो अच्छी बात है कि अगर औरत और मर्द खुद बैठ के डिसाइड करें, क्योंकि रिलेशनशिप में वो टाई होने जा रहे हैं, आपकी फैमिलीज टाई नहीं होने जा रही हैं। तो वो लड़की उससे मांग सकती है कि ये रखवाओ या मेरे लिए वो राइट रखवा दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी चीज़ें हैं जो आपको पहले ही डिस्कस कर लेनी चाहिए। और आपने बड़ी अच्छी हमें पॉइंट क्लियर किया कि उमूमन जब हम कहते हैं कि निकाहनामे की तमाम शिकें जो हैं उसका पता होना चाहिए, तो हम इसको एक खास जेंडर लेंथ से देख रहे होते हैं कि लड़की, दुल्हन, उसके राइट्स। मुझे आज पता लगा कि इवन लड़के के राइट्स के हवाले से भी बहुत जरूरी है कि बिल्कुल। लड़का भी पढ़े उसको। बहुत दोनों का दोनों कॉन्ट्रैक्ट का है, तो contract। दोनों पार्टीज को इक्वल राइट्स हैं कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ और तुम मुझसे क्या मांग सकती हो। ये सारे राइट्स आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद 20 से जो आगे की शिकें हैं उसमें मर्द का पूछा जाता है कि आप मैरिड हैं। अगर मैरिड हैं तो आपने क्या पिछली बीवी से परमिशन ली इजाज़त है ली है शादी की, नहीं। क्योंकि इस्लाम आपको कहता है कि आपने इजाज़त लेनी है और वो फिर आपको यूनियन काउंसिल में बताना होता है। और मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के तहत आपको ये
प्रूव करना होता है कि आपने इजाज़त ली है या नहीं ली है। अगेन इसका भी फिर दोनों साइड्स का पढ़ना और इस शक के बारे में जानना जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली कोई और इम्पोर्टेंट पॉइंट माहम निकाहनामे के हवाले बाकी से? विटनेसेस का कॉन्सेप्ट है कि विटनेस कौन होता है। अगर आपकी विटनेस में, आपकी जो इस्लाम में एक मर्द 2 औरतों के बराबर विटनेस कर सकता है, तो यानी कि 2 विटनेसेस हमें चाहिए होते हैं निकाहनामे में, एक औरत की साइड से और एक मर्द की साइड से। औरतों का विटनेस आधा काउंट होता है, तो यानी कि 2 औरतें चाहिए। यूजली तौर पे औरतें नहीं विटनेस में बनती हैं, लेकिन एक मर्द और एक मर्द दूल्हे की साइड से और एक दुल्हन की साइड से। और मैं तो ये कहूँगा कि सिर्फ यही नहीं कि किसी खानदान में या 2 खानदानों की जाहिर है उसमें शादी आ गई है, लड़के लड़की की शादी है, तो ही आप निकाहनामा, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग रीड। इसको एक इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पे आप पढ़ें, देखें, जानें। हमें अपने कवानीन का पता होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए, हो सकता है कल अचानक शादी तय हो जाए, मतलब हाँ बिल्कुल, भाई अगले जुम्मे को हम आ रहे हैं बारात लेके, इस टाइप के भी माहौल हो जाते हैं ना। बिल्कुल सही बात। तो फिर उस वक्त बंदा शादी की तैयारी करे या निकाहनामा पढ़े। तो मेरा ख्याल है कि ये ऐसी तो रीड हर है। मर्द और औरत को इसको जानना बहुत जरूरी है। अभी जान लें, आज सबके लिए होमवर्क है आज कि सबके होमवर्क आप निकाहनामा पढ़ें। निकाहनामा पढ़ें। माहम, तो फिर उसके बाद वो भी उस नतीजे पहुंचे जिसमें मैं और आप पहुंचे, तो फिर क्या नहीं होगा? नहीं तो अगला शादियों का सीजन काफी ठंडा जाएगा। ना जाएगा। मैम थैंक यू वेरी मच। Thank you. बहुत इंफॉर्मेटिव आपका सेशन होता है और आज तो एक अहम मौजू पे आपने बात की। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बहुत बहुत शुक्रिया। हम लेंगे एक छोटा सा मशहूरियां ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो प्रोग्राम के आगाज में जिस शख्सियत का मैं जिक्र कर रहा था कि उनके शख्सियत के गिर्द एक पॉजिटिव, हंसता मुस्कुराता, मुस्बत सा, फील गुड सा ऑरा है, और ये ऑरा हमें स्क्रीन पे भी नजर आता है। आज उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या सुंदस जमील भी कभी उदास होकर रोती है, और जो ही कैमरा ऑन होता है तो हंसती मुस्कुराती हमारे सामने आ जाती है। द रियल पर्सन बिहाइंड सुंदस, इस पे आज हम बात करेंगे। रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं। Breakfast at home. Breakfast at home. वो लोग जो स्क्रीन पे आते हैं और बिल्कुल आपको ऐसे लगता है कि हमारे घर का फर्द हैं, वो आपके घर का फर्द बन जाते हैं, इसलिए कि आप अपने घर की ये खिड़की जिसका नाम पीटीवी होम है उनके लिए खोलते हैं, और फिर कहीं रास्ता चलते मिल जाए तो कहते हैं अरे ये तो सुंदस है। तो मतलब रोज जुगन की तरह, तौसीक की तरह, सुंदस की तरह, ये वो लोग हैं जिनको आप परमिशन देते हैं कि कभी कभी तो मुझे लगता है बिन बुलाए हम आपके घर आ जाएं। लेकिन सुंदस उन शख्सियात में से हैं, उन टीवी प्रेजेंटर्स में से हैं कि शायद उदास से उदास घर में माहौल भी होना, सुंदस की एक हंसी पूरे टीवी लाउंज के अंदर एक पॉजिटिव सा ऑरा, एक झिलमिल से पॉजिटिव से सितारे जगा देती है। एंड आई एम सो वेरी हैप्पी एंड प्लीज्ड कि सुंदस आज हमारे साथ मौजूद है ब्रेकफास्ट एट होम के सेट से। इनको हम खींच लाए हैं ब्रांच एट होम के सेट से। अस्सलाम वालेकुम, गुड वालेकुम मॉर्निंग। अस्सलाम, गुड मॉर्निंग तौसीक। आई एम सो हैप्पी दैट यू आर हियर। The pleasure is all mine and very fond memories. Yes. With this studio, साथ वाले स्टूडियो से भी, with इस्लामाबाद सेंटर, and I'm feeling honored. And मैंने तौसीक से जब बात हुई तो ख़वातीनो ज़ात मैंने तौसीक को कहा अगर ये मुझे आप ना भी बुलाते मैंने खुद ही आ जाना था ऑफ कोर्स कि मैंने आना है आपके शो में, बिकॉज ये इतना माशाल्लाह पॉपुलर शो है। हैट्स ऑफ टू योर टीम। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ये सबसे पहले तो बताएं कि ये जो अभी माहम एक सेगमेंट कर रही थी निकाहनामे के ऊपर, तो अभी हम ब्रेक पे गए तो एक स्टूडियो में इतनी बड़ी सी आवाज बुलंद हुई कि हाय माहम, मैं तुम्हें 13 साल पहले मिल लेती। मैंने माहम को कहा, माहम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो चुकी हो है, चुकी है। लेकिन मैंने कहा अब फ्रेंडशिप देर बाद हुई, 13 साल पहले होती तो निकाह पे साइन करने से पहले मैं जरूर इससे रब्ता करती, लेकिन अब तो हो गया जो होना था। क्या लेकिन बहुत शौक था शादी करने का जल्दी जल्दी? आई मेट माई हस्बैंड एट 18। मैं बैचलर्स करी थी कनेक्ट कॉलेज से और एक शादी पे मुलाकात हमारी हुई थी। अच्छा। और शॉर्ट वर्जन ये है कि फैमिलीज़ ने एक दूसरे को पसंद किया, हम भी एक दूसरे को पसंद करते थे, फिर इंगेजमेंट हुई, फिर शादी हुई। आई वॉज डूइंग माई मास्टर्स, अच्छा। सो मास्टर्स के दौरान ही शादी होगी, फिर मास्टर्स शादी के बाद कंप्लीट किया। और निकाहनामा नहीं? निकाहनामा नहीं पड़ा, बस पता नहीं था कि क्या करना है, देखना है कि है कि नहीं, बस ये पता था 3 दफा साइन करना है। हाँ। तो साइन करके मैं खुश हो गई थी। इस 13 साल के सफर में स्पीड ब्रेकर्स आए, कोई खड्डे टोए शोए आए सड़क के ऊपर, मतलब बम्पी राइड थी या स्मूथ राइड थी?
तौसीक हमारे मेरे और इमरान के रिलेशनशिप के अंदर एक चीज़ जो मुझे लगता है जिसकी वजह से ये जो ज़िंदगी की गाड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है वो कायम दायम है, वो है दोस्ती। सो देयर इज़ नो कम्युनिकेशन गैप। मुझे दोस्तों की ज़रूरत नहीं है अपनी ज़िंदगी में। आप दोस्त क्यों बनाते हैं? दोस्त इसलिए बनाते हैं क्योंकि एक इंसान की जरूरत है, उसको कंप्लीट करती है। बिल्कुल, आपने अपने दिल की बात करनी होती है। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आप अपने लव्ड वन, अपने प्यारों से ना कर सकें और दोस्तों से करें। दोस्तों से करें। तो मुझे इसलिए दोस्तों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो भी बात होती है या मैं अपने शौहर से, इमरान से, या अपने वालिद साहब। सो ये दो लोग ऐसे मेरी ज़िंदगी में हैं जो एक ऐसा इंटीग्रल हिस्सा हैं कि इनके बगैर मैं नामुकम्मल हूँ। अच्छा, आपके वालिद साहब ये कहते हैं कि आज भी मतलब शादी को 13 साल गुजर गए, दिन में कम से कम 8 फोने मुझे 8 इज दिस ट्रू? यस यस। घर से बाहर निकलूं तो अच्छा। अब्बू को ज़रूर बताऊंगी कि मैं फ़लाँ जगह जा रही हूँ। उस जगह पहुँच जाऊँ तो कहती हूँ अब्बू पहुँच गई हूँ। अच्छा, पहुँच के वापस आ रही हूँगी, अब्बू मैं निकल रही हूँ। अच्छा। मेरे वालिद साहब के साथ एक तौसीक बड़ा रूहानी ताल्लुक़ है। मतलब आई कांट डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स। हमारे मज़हब में और हम ये मानते भी हैं कि माँ के कदमों तले जन्नत है, मगर मैं समझती हूँ कि मेरे वालिद मेरी जन्नत है। और मेरा बड़ा एक बहुत खूबसूरत रिश्ता वालिद के साथ है और मैं इस पे बहुत फ़ख्र महसूस करती हूँ कि अगर मैं दिन में 8 दफ़ा फ़ोन करती हूँ तो मुझे कम लगता है। मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा उनका हाल चाल तो ससुराल वालों ने शुरू में नहीं सोचा या अब भी कि भाई तुम अब ब्याह के इधर आ गई हो, ठीक है बाप है, लेकिन अब मतलब दिन में 8-8 10-10 फोन करना, कभी ससुराल कैसे मिल गया? दे वेरी नाइस अल्हम्दुलिल्लाह। माय मदर इन लॉ, बिकॉज मेरे हस्बैंड और मेरा एक देवर है आसिम, सो 2 ही बेटे हैं। अच्छा। मेरे इन लॉज के अंदर लड़के ज़्यादा हैं, सो बेटियां नहीं हैं। तो उनको बहुत बेटी कम। सी मिल गई है। सो फिर उनको मेरी सूरत में एक नमूना अजीब सा मिल गया तो वो खुश रहते हैं, एंटरटेन्ड रहते हैं। फिर जब मैं आती हूँ तो फिर एंटरटेनमेंट का समा होता है। हाँ। सो मेरी मदर इन लॉ आयशा आंटी एज वेल, मेरे ससुर बॉबी अंकल, सो दे आर ऑल, एवरीबडी इज फॉन्ड ऑफ मी अल्हम्दुलिल्लाह। एंटरटेनमेंट चलती रहती है, इससे क्या मुराद है? वहाँ पे मतलब शो शुरू हो जाता है, फिर शोर शराबा होता है, फिर हल्ला गुल्ला होता है, फिर मजाक होता है, फिर शुगल मेला जो भी ऑफ एयर भी चल रहा था। अभी तो जरा लिमिटेड वर्जन था ना, मैंने कहा सुबह सुबह फिर ज्यादा एंटरटेनमेंट ना हो जाए। 7 बजे की मुनासबत से मैंने एंटरटेनमेंट नहीं 4 बजे रिपीट भी हो रहा है। अब आजकल तो ऑनलाइन देखते हैं ज्यादातर लोग। अच्छा ये बताओ, सास ससुर से दोस्ती कितनी जरूरी है हमारी सोसाइटी और माशरे के अंदर बहुओं की? आई थिंक तौसीक सबसे जो इंटेग्रल पार्ट एक लड़की का होता है शादी के बाद, वो ये है कि आपने एडजस्ट करना है। अगलों को भी आपको स्पेस देनी चाहिए और आपको भी उनको समझना चाहिए। सो जब मेरी शादी हुई, आई वॉज 21 ईयर्स ओल्ड, तो 21 साल की मैं थी, तो मेरे पर्सनालिटी में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी थी कि मैं एडजस्ट भी कर गई। और हो सकता है शायद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हों जो शायद मेरे मिजाज के मुताबिक अब अगर मैं शादी करती तो ना होती। अच्छा। लेकिन तब उम्र ऐसी थी कि बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट भी कर ली और पता भी शायद ना चला हो। अच्छा, ये जो हंसता मुस्कुराता सा जो इमेज है, ये हंसता मुस्कुराता सा कभी उदास सा भी होता है, कभी डिप्रेस होती हो? अब डिप्रेशन के फेजेस आते हैं। अच्छा। बिल्कुल आते हैं, ऐसी बात नहीं है, बस दिल नहीं करेगा बात करने को। अगर नहीं रोना आ रहा तो कहूँगी कि रोना क्यों नहीं आ रहा, रोना भी चाहिए, मतलब इमोशंस है ना जिंदगी में, हंसना भी है, मुस्कुराना भी है, गुस्सा भी है। सो दे वेज टू ज़्यादातर किस चीज़ पे डिप्रेस होती है? आई डोंट नो, व्हेन पीपल लाई, जब झूठ बोलते हैं लोग। मुझे ऐसा लगता है ज़िंदगी के अंदर आपको सच बोलना चाहिए। अगर आप मुझसे कोई सवाल करेंगे और मैं उसका जवाब नहीं देना चाहूँगी, मैं हेजिटेट करूँगी, तो आप कहते हैं मैं जवाब नहीं देना? मैं जवाब नहीं दूंगी, लेकिन मैं झूठ कोशिश करूँगी कि मैं ना बोलूँ। एंड ये मैंने वक्त के साथ साथ लर्न किया है। तो मुझे अफसोस होता है इस बात के ऊपर और मैं बहुत हर्ट फील करती हूँ कि लोग जब झूठ बोलते हैं गलत बयानी से काम लें। एंड इट कैन बी इन एनी फील्ड, आई मीन प्रैक्टिकल आप बात करें, पर्सनल उसके बात करें। सो ये मुझे चीज़ बहुत हर्ट करती है कि हम सिंपल क्यों नहीं रह सकते। शो तुम करती हो सैटरडे संडे Yes. को, वो एक जो ही फ्रेम ओपन होता है एक ऐसे सैलाब सा आ जाता है कह का। अभी तो कंट्रोल्ड वर्जन है, अभी कंट्रोल्ड है। इसमें वैसे ही मैं एग्री करता हूँ कि सुंदस जो टीवी पे आप देखते हैं, सुंदस मेरा ख्याल है वो 43.8% एनर्जी और लाफ्टर्स है जो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं ऑफ एयर। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नहीं। इसी तरह तो मैं हंसता मुस्कुराता रखे। लेकिन कभी हो के जी ना कर रहा हो उस तरह से एनर्जी और लाफ्टर के साथ, तो कभी लाफ्टर बनाना भी पड़ता है।
लाफ्टर बनाना पड़ता है, यस होता है। मैंने आज से 2 साल पहले पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से शब वजद की रमज़ान की ट्रांसमिशन सरमद खूसट के साथ होस्ट कर रही थी और रात 10 से 12 का स्लॉट था। ब्रेक में एक फ़ोन आया, घर से फ़ोन आया कि सुंदस कुछ हो गया घर में। मैंने कहा क्या हुआ है? मुझे पता चला मेरे दादा की डेथ हो गई। एंड इट वाज ऑब्वियसली उनकी तबीयत सही थी बिल्कुल, एंड ही वाज 90+। वो मेरे से शायद और आपसे ज़्यादा एक्टिव, ज़्यादा फिट थे। तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो? हम एक्सपेक्ट नहीं करते, नॉर्मल चेकअप के लिए गए और फिर उसके बाद ही नेवर केम बैक। तो आप ऑन एयर थी और एक क्लोज लव्ड वन की डेथ की खबर आई। एंड देन जब ब्रेक पे फिर सरमद को पता चला, टीम को पता चला, तो उन्होंने कहा कि तुम बेशक जाओ, हाउ वुड यू बी एबल टू, बिकॉज मैं सबसे बड़ी पोती हूँ ख़ानदान की और बड़ी बेटी हूँ, तो एक अटैचमेंट मेरी मेरे दादा के साथ हमेशा से बहुत थी। एंड उनको बहादुरी के ऊपर, ही वाज द फर्स्ट सिविलियन जिनको तमगा शुजात मिला था। यस एंड ही वाज अ रिटायर्ड कस्टम ऑफिसर, एज एन AC रिटायर हुए थे। एंड बहुत बहादुर भाई, मतलब इस उम्र के अंदर भी, 90s के अंदर भी ऐसे होते थे और कि यू नो एक्टिव एंड फिट। एंड तो वो जब खबर मिली तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं करूँगी, कमिटमेंट है मेरी, मैं करूँगी। फिर मैंने किया। ऑब्वियसली जो उस ट्रांसमिशन का मिजाज था उस हिसाब से मैंने पता नहीं किसी को लगने दिया कि सो होता है। यानी इसका मतलब एक एंकर भी अदाकारी कर रहा होता है, क्यों नहीं होता है। सुंदस हमारे साथ मौजूद है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आएंगे तो गपशप का और हंसने मुस्कुराने का और जिंदगी की यादों का सिलसिला जारी रहेगा। रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं। Breakfast at home. Breakfast at home. ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे आई एम सो हैप्पी कि आज एक हल्ला गुल्ला और लाफ्टर्स और हंसी का एक समंदर है सुंदस की शक्ल में। अच्छा सुंदस, ये बताएं कि क्या जिस तरह का शो आप कर रही होती हैं और उसमें बहुत से गेस्ट्स बैठे हुए हैं और एक सही ब्रांच वाली फीलिंग, भाई छुट्टी का दिन है, घर में बैठ के सब एंजॉय, क्या इसका मतलब ये होता है कि जो भी ज़हन में आए पूछ लो? क्या एंकर कुछ भी पूछ सकता है? नो प्लीज नेवर तौसीक, यू हैव टू बी सो केयरफुल। एक चीज़ जिसका पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क ने ख़ास तौर पे, तमाम इदारों ने, लेकिन ऑब्वियसली PTV पायनियर्स में से ही है द वन एंड ओनली। सो अदब, रिस्पेक्ट एंड रिस्पेक्ट देना गेस्ट को सबसे पहले इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि आप इतनी रिस्पेक्ट, जो भी शख्स आपके सेट के ऊपर आए वो रिस्पेक्ट का एलिमेंट देना ज़रूरी है। और हर सवाल आप नहीं कर सकते। इट डज नॉट लुक नाइस कि आप किसी से पूछो कि जी आपकी शादी क्यों नहीं हुई। अच्छा अगर शादी होगी तो बच्चा क्यों नहीं हुआ। अच्छा अब एक बच्चा हो गया तो दूसरा बच्चा कब करें। अच्छा बेटा कब होगा। ये बड़े पर्सनल सवालात होते हैं। इट डज नॉट लुक नाइस कि आप लेकिन सुंदस, हम लोग तो शो बिजनेस के लोग हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी करते हैं। मतलब मुझसे अगर कोई कहता है आपने शादी क्यों नहीं की, तो क्या मुझे बुरा लगना चाहिए? या तुमने कोई कहता है कि आपकी एक बेटी है, अच्छा बेटा है के बारे में नहीं सोचा, या इस तरह के सवाल जो है, अब पब्लिक प्रॉपर्टी है, फिर तो लोग कुछ भी पूछेंगे। नहीं, अब मैंने सानिया सईद का, वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड, आई थिंक बड़ी डिसेंट, सोबर और एक मेंटोर की हैसियत रखती है तमाम यंगस्टर्स के लिए खास। सो आई इंटरव्यूड हर एंड आई आस्क्ड हर वन क्वेश्चन एंड उन्होंने जवाब दिया कि सानिया सेड कि मेरा काम पर्सनल पब्लिक प्रॉपर्टी हो सकता है, मेरी जिंदगी पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। आप मेरे काम पे तनकीद करें, आपके काम पे, मेरे काम पे तनकीद बिल्कुल की जा सकती है कि सुंदस आपने ये इस तरह नहीं करना था, लेकिन पर्सनल लाइफ में कि जी फलां की शादी क्यों नहीं हुई, फलां के बच्चे क्यों नहीं हुए, अच्छा शादी हुई तो खुदा ना खास्ता कोई मसला क्यों हो गया, ये चीज़ें बड़ी प्राइवेट। लेकिन हमारा सोशल मीडिया तो इस वक्त बस उधेड़ के रख देता है सेलिब्रिटीज की जिंदगी। वहाँ पे तो ऐसा कोई, वो तो PTV ने, इदारे ने तो सिखाया ना कि एक लेवल इस बाउंड्री से आगे नहीं जाना। अब सोशल मीडिया पे जो क्लिप्स या जो मीम्स या जो इंफॉर्मेशन जारी होती, कभी उससे तंग पड़ी है, कभी फील हुआ कि किस स्यापे में पड़ गई हूँ मैं? अच्छा मैं ज़्यादा नहीं सोशल मीडिया, मुझे मेरे हस्बैंड इमरान बहुत मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे एक्चुअली वाकई में सोशल मीडिया का ज़्यादा इतना मैंने अपने आप को नहीं इन्वॉल्व किया। सो इसलिए मैं पढ़ती नहीं हूँ, क्योंकि अब अगर आप सोशल मीडिया के चक्कर में पड़ जाओ, ऑल्दो येस इट हैज़ इट्स बेनिफिट्स एज वेल, लेकिन फिर अगर नेगेटिव उस पर चले जाओ तो वो इतना है कि वो हावी आप पे हो जाते हैं, फिर आप, मुझे लगता है ऐसा कि ज़िंदगी को उस तरीके आपकी मुतासिर होगी। आपके ऊपर सबसे ज़्यादा आज तक कोई ऐसी तनकीद की गई हो जो आप
को लगाओ कि उफ, अच्छा, या बहुत ज्यादा कोई एक आपके शख्सियत का या कोई चीज दिल को लगी हो जाए? मुंह पे तो नहीं कोई कहता इस तरह, पता नहीं होगा, बताएं। मैं आई डोंट नो, आई मीन आई कांट से एनीथिंग, लेकिन मेरे दोनों प्रोड्यूसर्स हैं मुकेश कुमार और फारूक अफजल, इन दोनों के साथ आपने काम किया। ओह यस, इसी सेंटर से काम किया। फॉन्ड मेमोरीज, घर की बात। यस, घर की बात 12 से 2 का स्लॉट, हफ्ता इतवार, एंड कितना पॉपुलर। इनफैक्ट अभी भी एक तरह से देखा जाए तो वही प्रोग्राम है, ब्रांच नाम एट उसका होम, बदल गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, फॉर्मेट वही है। ऐसा ही है, अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोड्यूसर होस्ट रिलेशनशिप क्या होता है? प्रोड्यूसर इज द कैप्टन ऑफ द शिप। सो अगर प्रोड्यूसर आपको कह रहा है कि आपने तहम्मुल से बोलना है, तो आपने तहम्मुल से बोलना है। अगर प्रोड्यूसर आपको कह रहा है कि जी आज आपने ये कपड़े पहने हैं, आपको मेकअप ऐसा करना चाहिए था, बाल, तो यू हैव टू लिसन टू द प्रोड्यूसर, क्योंकि वो आपको स्क्रीन पे दिखाना है उसने आपको। सो एट द एंड ऑफ द डे जो भी प्रोडक्ट आएगा स्क्रीन के ऊपर एग्जीक्यूट होके, सो ही और शी विल बी आंसरेबल। लेकिन एंकर जो प्रोड्यूसर से बड़े हो जाते हैं तो फिर क्या? अब फिर जो होता है आपके सामने होता है, फिर जिनका हुआ हाल, तो आई थिंक नहीं। मॉर्निंग शो होस्ट तुमसे कौन पसंद है? एवरीवन, सब अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे आपकी होस्टिंग हमेशा से अच्छी लगी है। मैं वो तो तुम जाहिर है तुम इसलिए कहोगी कि मुझे, मैं सामने बैठे मेरे शो में आई हो तो मेरी तारीफ नहीं करोगी तो जाए। मैंने ऑफर भी की, सो नहीं, वाकई में पीटीवी के हमेशा से आई थिंक शोज बड़ा सियासी प्यार। अब मैं क्या बोलूं, अब मैं क्या नाम लेके मैं फंसना है, मैंने अच्छा, क्या मतलब फंसना है? कोई एक नाम बताओ जो तुम्हें अच्छी लगती है। कोई ऐसा कोई इतनी वैरायटी है, मतलब जुम्मा बाजार लगा हुआ है मॉर्निंग शो तो होस्ट कम का। हो गया। कोई एक नहीं, कोई ज्यादा खास, कोई सारे, एवरीबॉडी इज डूइंग अ गुड जॉब, आई एम नो कितनी वन। अच्छी। तो सीख आप ना करें ना, आप मेरे शो में पार्लियामेंट में होना चाहिए। आप मेरे शो में आएंगी, फिर मैं आपसे पूछूंगी ऐसे सवाल। मैं तो दूंगा जवाब। नहीं, बट नो, एवरीबॉडी ऑन अ सीरियस नोट, एवरीबॉडी इज डूइंग अ गुड जॉब। सो आई थिंक हर किसी का एक अपना तौसीक स्टाइल होता है। आपका प्रेजेंट करने का अपना स्टाइल है, मेरा अपना होगा। सो हाँ, एक आपने तनकीद की बात की ना, तो एक हमेशा से बात जो मुझे कहा गया कि आप बहुत तेज़ बोलती हैं। अब मैं ये कहा करती थी लोगों को कि आप शोएब अख्तर को ये नहीं कहेंगे कि आप फास्ट बॉलिंग क्यों करते हैं, भाई शोएब अख्तर का एक अपना स्टाइल है। सो मेरा हमेशा से आप समझती हैं आप एंकर्स की शोएब अख्तर? नहीं, मैं एंकर्स की तो बिल्कुल शोएब अख्तर नहीं हूँ, लेकिन वो तनकीद वाली पुरानी अच्छा, बात के ऊपर मैं कह रही हूँ कि आपने कहा ना कि किसी ने हम पे तनकीद की हो, तो मेरे पे ये क्रिटिसिज्म आया करता था कि आप तेज़ बहुत बोलती हैं। तो मैंने फिर वक्त के साथ साथ कोशिश की कि मैं उसको थोड़ा चेंज करूं। कुछ आपकी यादें, कुछ तस्वीरें हमारे पास, प्लीज। चलें जनाब, तस्वीरें देखते हैं सुंदर के। भाई लाइव सुंदर हम देख रहे हैं तो तस्वीरों में क्या रखते हैं, लेकिन फिर भी शायद ये कौन है, ये कौन है? ही इज माय हस्बैंड इमरान, एंड ये 2 साल पुरानी पिक्चर है फैमिली इवेंट की। सो शी इज माय डॉटर अनुषे, शी इज इन प्रेप क्लास। ओए ये हमारा ड्रेस कितना हाँ, प्यारा है, हमें रेड बहुत पसंद है। पेरेंट्स डे था ये इसका, ये भी फैमिली एक इवेंट है। और ये भी बातूनी है, बहुत ज्यादा, बहुत ब्यूटीफुल। शी हैज चेंज्ड आवर लाइफ तौसीक। हाँ, अनडाउटेडली। ये मेरे बचपन की पिक्चर है, वालिद के साथ, वालदा के साथ। और ये इस शक्ल पे मत जाइएगा, पता नहीं मैं क्यों क्या सोच रही थी ये शक्ल बनाते हुए कि मुंह ऐसा बना लिया टेढ़ा मेढ़ा। ये मेरी वालदा, वालिद, एंड पीछे मेरी 2 बहनें हैं। भाई की पिक्चर नहीं है बिकॉज ही वाज इन अमेरिका एट दैट टाइम। सो दोनों बहनें, ये भाई, सो फहद। भाई से ज्यादा दोस्ती है बहनों से? सबसे, अच्छा, सबसे ज्यादा है, बट उनका जरा। वाह जी वाह, टोनी के साथ। हाँ, ये घर की बात। साथ? ये हैं जाहिद हैं, जो अब इस वक्त आपके मुल्क के नामवर एक्टर बन चुके हैं, एंड पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया जाहिद को, एंड अब माशाल्लाह से एब्सोल्युटली आप ही के शो में उन्होंने अपना सेगमेंट शुरू किया और माशाल्लाह इस वक्त पाकिस्तान के लीडिंग एक्टर। और ये लेफ्ट पे तौसीक आप पहचान रहे हैं कौन खड़े हैं? कुछ देखी देखी शख्सियत लग रही है, जनाब फर्रुख जो हमारे शो के प्रोड्यूसर हैं। और तहमीना है, एंड टोनी है। सो यस, फॉन्ड मेमोरीज। ये इलेक्शन ट्रांसमिशन थी रीसेंट टाइम्स में। मेरे वालिद बहुत कम ट्रांसमिशंस में आते हैं जिसको मैं होस्ट करती हूँ। सो अपने वालिद को इंटरव्यू करना भी एक दिलचस्प एक्सपीरियंस ऐसा ही है, ऐसा ही है। सो ये भी एक फैमिली फोटोग्राफ। सो ये हमारे ब्रांच एट होम की मोहसिन जाफर साहब। मोहसिन जाफर, दी वन एंड ओनली जी, ब्रांच एट होम के प्रोड्यूसर। अगर किसी ने देखना है तो देख लें जल्दी से। द वेरी टैलेंटेड माशाल्लाह। यस, एंड फॉन्ड मेमोरीज। और मोहसिन के अंदर भी चीज है ना कि वो भी हंसता मुस्कुराता हर वक्त,
सोल्यूशन ओरिएंटेड मैंने हमेशा ये ऑफर भी बात की और मैं ऑनर भी करूंगी कि मोहसिन जाफर साहब अगर जेंटलमैन की आपने मिसाल लेनी है, सो अच्छा। मोहसिन जाफर साहब फिट बैठते हैं जेंटलमैन की मिसाल पे. वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक पीपल आई हैव मेट. आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम. ओके मैंने प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया, सो जिस तरीके से आर्टिस्ट इज्जत देते हैं मोहसिन जाफर साहब को, और जो एक पीआर है और जो एक अपनाइयत है, बहुत कम लोगों में मैंने ऐसा देखा है प्रोफेशनल कैपेसिटी में. एंड ही हैज़ अर्नड द लव. एंड मैंने बहुत कुछ इस एक साल के अंदर उनसे और अपनी टीम से सीखा अनडाउटेडली. सुंदस हमारे साथ मौजूद हैं. गपशप का सिलसिला जारी है. एक छोटा सा ब्रेक, अभी वापस आते हैं. Breakfast at home. Breakfast at home. सुंदस हमारे साथ मौजूद हैं ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे. सुंदस बेटी जैसा कि तुम कह रही थी, बड़ी बातूनी और बिल्कुल, फुल ऑफ लाइफ है. अल्हम्दुलिल्लाह. क्या उसके लिए क्या, मैं तो खैर इसमें बिलीव नहीं करता कि बच्चों के लिए आपको कुछ प्लान करना चाहिए. हाँ, उनका करियर हाँ. ये उनका राइट है, लेकिन फिर भी एक ख्वाब तो साथ तो होता है ना कि ये करे मेरी बेटी. अब मेरा क्या करे तुम्हारी बेटी? मुझे एक अच्छा इंसान बने. वक्त के साथ साथ ये रियलाइज़ किया है कि दुनियावी तो चीज़ें चलती रहती हैं और मामलात चलते रहते हैं. एक अच्छा इंसान, और अल्लाह ताला मुझे तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह बड़ों की दुआओं के साथ कि मेरी बेटी की मैं तरबियत ऐसी मैं और मेरे हस्बैंड करें कि वो एक अच्छा इंसान बने. बच्चा पालना आसान काम? मुश्किल है, लेकिन शादी के 7 साल बाद पैदा हुई अनुषे, तो इसलिए फिर उसमें मुश्किल वाली बात. मैंने अल्लाह मियाँ से बड़ी दुआएं की थी. कहा था कि मुझे एक बेटी बस दे दे अल्लाह. और जब अनुषे पैदा हुई और मैंने जब उसको गोद में पकड़ा और उसकी तरफ देखा, तो मैंने कहा अब मैं चीज़ें चेंज अपनी पर्सनालिटी में करूँगी. थोड़ा सोच समझ के बोलना. अच्छा. हाँ बिल्कुल. और क्या चेंज किया? थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का एहसास मैंने ज़्यादा करना शुरू कर दिया. अगर कोई बात ऐसी मुझे अच्छी नहीं किसी शख्स की लगती, तो मुझे ऐसा लगता है कि जवाब देना ज़रूरी नहीं है. कभी कभार खामोशी भी बहुत बड़ा जवाब होती है. सो आई हैव चेंज्ड एज अ ह्यूमन बीइंग जब से अनुषे पैदा हुई है. इंटरेस्टिंग. ऐसा ही है. अच्छा, आपका जो हस्बैंड है, जो मुझे अंदाजा हो रहा है कि इमरान के साथ हमारी बहुत ज़्यादा दोस्ती भी है. ग्रोइंग ओल्ड का कोई फियर है तुम्हें कि रिंकल्स पड़ जाएंगे, हाय. बूढ़ी हो जाऊंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं. हुसन कितने जाएगा? हाय नहीं, बिल्कुल भी नहीं. बिल्कुल भी नहीं. भाई हर उम्र की एक ग्रेस होती है. आप टीन्स में होते हो, आपकी एक अपना चुलबुलापन होना चाहिए. आपको एंजॉय करना चाहिए. आपको गलतियां करनी चाहिए. क्यों नहीं? गलतियां करो, सीखो, लेकिन सीखो भी उन गलतियों से. आप 20s में हो, आप सीख रहे होते हो, मरहलों से गुजर रहे होते, आपके एम्बिशंस होते हैं, कहीं पूरे हो जाते हैं, कहीं नहीं होते. जब आप 30s में होते हो, और मैं हूँ अपनी अर्ली 30s के अंदर, मुझे इसको बताते हुए कोई शर्म महसूस नहीं होती. हाँ, मैं अगर 30s के अंदर हूँ और मुझे लोग कहें कि आप कम लगते हो, ये मेरे लिए ज़्यादा ऑनर की बात होगी कि मैं कहूँ कि जी मैं 25 की हूँ. मैं नहीं हूँ 25 की. मैं क्यों झूठ बोलूँ? हर एज की अपनी ग्रेस है. आई वुड लव कि मैं जब अपनी 40s के अंदर हूँगी, 50s के अंदर हूँ. क्यों नहीं? नहीं उम्र को छुपाना चाहिए. और कॉस्मेटिक्स पे कितना बिलीव? हाय, मैं एक दफ़ा गई भाई. अच्छा. हाय मैं गई. मैंने कहा चलो भाई सब करवाते हैं तो मैं क्यों ना करवाऊँ. अब वो जानने वाले डॉक्टर निकल आए. मैंने उनके पास गई. मैंने उनको कहा डॉक्टर साहब, मैं नाम नहीं लूँगी, बड़े मशहूर हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट है, कॉस्मेट. मैं कहा डॉक्टर साहब मैंने अपने मुंह पे ना कुछ करवाना है. कहते क्या करवाना है? मैंने कहा जो आपने अपने मुंह पे किया वो करवाना है. अब 10 बंदे और कहते सुंदस तुम क्या कह रही हो? मैं कहा 5 साल पहले ये आपका चेहरा नहीं था. आपने क्या किया मुझे बताएं. कुछ 10-15 तो सर्जरी अपने मुंह पे की होंगी. ये कैसे इतना चमचमाता हुआ और क्या कहेंगे जगमगाता हुआ चेहरा है. तो उन्होंने कहा वापस चली जाओ, शाबाश, अभी तो मैं ज़रूरत नहीं है. सो ही तो जब जरूरत पड़ेगी तो करवाओगे? पता नहीं, मुझे नहीं लगता. वो मैं कुछ कह नहीं सकती. मैं क्यों कहूँ कि मैं नहीं करवाऊंगी? अभी ज़रूरत नहीं है तो इसलिए मैं नहीं कह रही. सो मैं कुछ ये नहीं कह सकती कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, लेकिन आई डोंट थिंक सो. मुझे नहीं लगता. आईने में देख के क्या आईना कहता था कि सुंदस तुम इतनी खूबसूरत हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. You're so beautiful. नो, बिल्कुल भी नहीं. बड़ा शक्ल ज़ौक आईना था नहीं, तुम्हारे घर में? आईना बहुत ही कम भाई देखती हूँ. बिल्कुल भी नहीं. अच्छा. अब पता है कि क्या करना है, लिपस्टिक कहाँ लगानी है, बेस बूस, बाल बूल. अभी भी बाल सेट करी थी. मुझे कैमरामैन थैंक यू सो मच बता रहे थे कि बाल सही करने. बट ये कि नहीं,
ये तो शक्ल हो गई, ये पर्सनैलिटी होती है, वो अच्छी हो तो ज़्यादा है, और उस पर भी तो काम चल रहा है, आखिरी सांस तक चलता रहेगा। इस वक्त बहुत सी यंग बच्चियां भी हमारा प्रोग्राम देखती हैं, तुम्हारा प्रोग्राम देखती हैं। पीटीवी होम की अपनी एक ऑडियंस है। उन बच्चियों को जो इस वक्त अपने लड़कपन में, अपनी टीनेज के अंदर हैं, 17, 18, 19 साल, आगे ज़िंदगी के ड्रीम्स देख रहे हैं, उनको क्या एक दो टिप्स दोगी? तुमने बात की है ना कि ज़ाहिरी हुस्न से ज़्यादा शख्सियत खूबसूरत होनी चाहिए। गिव देम 2 or 3 टिप्स कि वो अपनी शख्सियत को खूबसूरत कैसे बना सकते हैं। मैं एक बात ज़रूर उससे पहले, और होस्टिंग की भी बात हमने की, ऑफ़र पढ़ने की भी बात की, मैं एक बात बहुत अकीदत और एहतराम के साथ, हज़रत अली करम अल्लाह वजहो, नहायत अकीदत और एहतराम के साथ, हज़रत अली के अक़वाल ज़िंदगी गुजारने के सुनहरे असूल हमें बताते हैं। हज़रत अली का एक कौल है, हज़रत अली करम अल्लाह वजहो ने कहा, और उस मफ़हूम है उस कौल का, कि ज़िंदगी को ज़रूरत की हद तक गुजारो, ख्वाहिशात तक नहीं। ज़िंदगी को ज़रूरत की हद तक गुजारो, ख्वाहिशात तक नहीं, क्योंकि ज़रूरत तो मांगने वाले की भी पूरी हो जाती है, मगर ख्वाहिशात बादशाहों तक की नहीं पूरी होती। सुभान अल्लाह, वाह। और ये और ऐसे बहुत सारे ऐसे असूल ज़िंदगी के, और अब बच्चियों के लिए मैसेज अपना लेंगे तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। ज़िंदगी को आसान बनाएं अपने लिए, दूसरों के लिए। लेकिन हम इंसान हैं और ख्वाहिश ज़ाहिर है कहना आसान है, लेकिन इस पे अमल करना, अपनी ख्वाहिशात को फिर कैसे कंट्रोल करती है? बस एक ठंडा सांस लिया, 10 से 1 तक गिनती गिनी और ख्वाहिश हवा में गुम हो गई। कोई ख्वाहिश नहीं है। मैं बहुत अजीब सा इंसान हूँ, मैं नहायत ही अजीब, कोई ख्वाहिश नहीं है ऐसी। नहीं, कुछ तो होगा भी जिंदगी में जो अभी you want to happen in life. I want my parents to be proud of me. मुझे ऐसा, they are already, माशाल्लाह। अल्लाह करे, I hope so, but I think कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर इस दुनिया से जाऊँ तो कुछ ऐसा अल्लाह करे कि कुछ ऐसा कर जाऊँ कि कोई चंद एक अल्फाज में लोग अच्छा याद कर जाएंगे, तो मुझे लगता है मेरा ज़िंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। तुम्हारी शख्सियत भी ऐसी है, और मुझे पूरा यकीन है कि तुमने आज तक अपने माँ बाप के लिए कभी कोई चीज़ दिन में 8 दफ़ा कॉल होती है तो कुछ रह नहीं गया, लेकिन फिर भी इज देयर एनीथिंग जो तुम अपने वालिद को कहना चाहो और आज तक नहीं किया? बहुत सारी बातें हैं, आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं। आई थिंक ज़िंदगी नामुकम्मल है, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बदकिस्मत वो औलाद होती है जो माँ बाप की ज़िंदगी में उनकी कदर नहीं करती। और मैंने अपनी आंखों से बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं कि जो माँ बाप पे एहसान जताते हैं कि सिर्फ अगर चंद लम्हे उनके साथ गुजार लें, और बड़ी खुशकिस्मत वो औलाद होती है जो माँ बाप को वक्त दे पाए। ऑल्दो इंसाफ नहीं आप कर पाएंगे, आप अपने माँ बाप ने जो एक रात भी जो आंखें खोल के पूरी रात जागी हो जब आप बीमार हों और आपकी तीमारदारी की हो, अपनी ख्वाहिशात की नफ़ी करके आपकी खुशियों को पूरा करने में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, आप एक रात की भी कीमत नहीं दे सकते। सो बहुत कुछ है। मैं समझती हूँ मेरे वालिद के बग़ैर मैं नामुकम्मल हूँ, और वो हैं तो मैं हूँ, वरना मैं सोच ही नहीं सकती। आई मीन नहीं। और यही खूबसूरत रिश्ता होता है बेटी और बाप का कि दिन में 8 दफ़ा कॉल होती है अब्बा से, लेकिन फिर भी कहती है बहुत कुछ है जो अभी तक अब्बा को नहीं कहा। तो 12 कॉल कर लिया करो दिन में, वो जो बाकी 4 में जो बातें रहेगी वो हो जाए। मेरे ख्याल में अब यही करना पड़ेगा ना? अच्छा जी, आपके शो का जी ऐसा मोमेंट कि पैनिक हो गया और हाथ पांव फूल गए हो कि अब लाइव शो है, अब इसको कैसे हैंडल करना है? कोई ब्लंडर, कोई वाकया, कोई ऐसी चीज के बस आप आज भी याद करो तो कहो कि अरे वो भी एक दिन था और उसको कैसे हैंडल? कई दफ़ा हुआ है। एक दफ़ा तो वो मैं स्टेयर से नीचे जा रही थी, मैंने नहीं लोगों को कभी बताई बात, मौका नहीं मिला, वो हील फंस गई थी भाई, हील फंस गई वो लकड़ी के अंदर, मैं निकालूं, अब वो टू 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 म्यूजिक बज रहा है और मैं कहूँ कि मैं हील कैसे निकालूं, वो बड़ी मुश्किल से। फिर मैंने मतलब इतनी आपकी कोऑर्डिनेशन टीम के साथ होती है तो ऑर्केस्ट्रा वालों को इशारा किया कि म्यूजिक और बजाते जाओ, और मैं हील। फिर एक दिन दुपट्टा फंस गया, लाइव शो है, दुपट्टा फंस रहा है, टू 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 म्यूजिक बज रहा है और दुपट्टा निकाल रही हूँ मैं कि दुपट्टा तो आ जाए, अब लाइव शो है। होता है, बहुत दफ़ा ऐसा होता है। सो ये हो चुका हुआ है, शुक्र और नहीं कुछ हुआ। इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहो, और ब्रंच एट होम जो है उसके अंदर मजे मजे के मेहमानों को बुलाती हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं एक
दफ़ा शुक्रिया ज़रूर अदा करना चाहूँगी आपका भी, आपके प्रोड्यूसर्स का, फ़ारूक मुकेश, वंडरफुल पीपल, ड्रीम टीम टू वर्क विद पीटीवी इस्लामाबाद I में। agree. मैं Dream हमीद team. काजी साहब का भी GM पीटीवी इस्लामाबाद का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। ही वाज GM पीटीवी लाहौर। हमने उनको अगवा किया, वो लाहौर से हम उनको इधर मैं यही हाईजैक किया। उनके होते हुए ही शुरू हुआ शो, और अब सैफ साहब पीटीवी GM लाहौर सेंटर, उनकी सरबराही में हो रहा है काम। सो ये मेंटोर्स हैं जिनकी हम तहे दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। सुंदस जीती रहो। थैंक यू वेरी मच। Thank इट वाज अ ग्रेट प्लेजर टू टॉक टू यू। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। सुंदस की बातें मज़ेदार, दिल से निकलती हुई, हंसती मुस्कुराती, उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। जिंदगी ने दी इजाज़त, तो फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।